हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा चैनल में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 12 का चैप्टर 4। पहले ये चैप्टर 5 था, अब चैप्टर 4 है और इस चैप्टर का नाम भी बदला है। आज सीबीएसई में इसे साउथ एशिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, लेकिन पहले कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया नाम था इस चैप्टर का। सिर्फ चैप्टर का नाम बदला है, ये चैप्टर में क्या है ये कुछ नहीं बदला है। सो वी विल डिस्कस क्या एरिया है हमारा इन साउथ एशिया, और ये वही एरिया है जिसके अंदर हम रहते हैं। इसमें इंडिया आता है और यहाँ के पॉलिटिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे हम, डेमोक्रेसी के बारे में भी, और यहाँ पर मिलिट्री रूल भी है। और इंडिया के नेबबर कैसे है, नेबबर कंट्री, और इंडिया के नेबबर कंट्री में वहाँ किस तरह के पॉलिटिक्स चलती है, दैट मेनली वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। तो सबसे पहले हम कौन सी रीजन की बात करेंगे? पोस्ट कोल्ड वार एरा जो ख़त्म होता है, तो ये कौन सा रीजन की बात करेंगे? ऑन रीजन अपना साउथ एशिया। दोस्तों, पोस्ट कोल्ड वार के बाद इस एरिया के भी इम्पोर्टेंस हो गए थे, क्योंकि ये ब्रिटिशर से आज़ाद हो गए थे। मोस्ट जितनी भी कंट्री थी यहाँ पे सबको कॉलोनियल रूल से फ्रीडम मिल गया था। सेकेंडली, ये न्यूक्लियर क्लब में शामिल हो गए थे और सब ने न्यूक्लियर बनाने शुरू कर दिया था। और जब किसी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया तो वो इम्पोर्टेंट हो गए, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन अगर किसी गलत हाथों में आ गया तो वो कुछ भी कर सकता है, गलत पूरे वर्ल्ड के साथ कुछ भी गलत कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने लगी थी। सेकेंडली, साउथ एशिया का रीजन जो हमारा इंडिया और पाकिस्तान वाला जो है, इतने सारे नेबबर भी है, जो पड़ोसी देश है, उसकी बाउंड्री सही से नहीं डाली हुई थी और ब्रिटिशर ने हमारा पार्टीशन कराया। बाकी जैसी कंट्री थी इसमें बाउंड्री डिस्प्यूट थे, रिवर वाटर को लेकर इशू थे, हमारा पाकिस्तान से झगड़ा होता है रिवर वाटर को लेके, और बांग्लादेश से भी झगड़ा होता है। पर दिस इज़ कॉमन, हमेशा नेबरिंग कंट्री में ऐसा होता रहता है। तो यही कारण है जो ये एरिया है साउथ एशिया का, ये ग्रो नहीं कर रही, सिर्फ लड़ाई झगड़ा के वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही है। और इस एरिया की जितनी भी कंट्री है वो अगर आपसी दुश्मनी को भुलाकर इकट्ठे होके एक दूसरे को कोऑपरेट करके अगर काम करना शुरू कर दिया तो ग्रोथ जो है वो बढ़ जाएगा। और ये जो साउथ एशिया का जो एरिया है पूरा, इट विल बी वेरी प्रोस्पेरस और इसकी बहुत ज़्यादा तरक्की हो जाएगी। तो अब पढ़ते हैं यहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में। इंडिया की तो हम जानते ही हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स चलती है, लेकिन जो साउथ एशिया में और सब देश आते हैं तो वहाँ कैसी कैसी पॉलिटिक्स चलती है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेनली 7 कंट्री को मिला के साउथ एशिया बनता है। कौन कौन सी तो देखते हैं। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। आप इसे याद रखने के लिए शॉर्ट फॉर्म भी कुछ कोड वर्ड बना सकते हैं, जैसे कि BBM पिंस। तो बी से बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका। इस 7 कंट्री को याद रखने से पता चलेगा कि साउथ एशिया में मेनली कौन कौन सी कंट्री आती है। कभी कभी इसमें हम अफ़गानिस्तान और म्यांमार को भी इंक्लूड करते हैं। कभी कभी डिस्कस हो जाता है अफ़गानिस्तान और म्यांमार के बारे में। और जो चाइना है, चाइना भी साउथ एशिया में बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है, पर चाइना साउथ एशिया का पार्ट नहीं है। तो एग्ज़ाम में अगर आएगा चाइना इज़ ए पार्ट ऑफ साउथ एशिया, तो आंसर आप रॉन्ग करिएगा। चाइना साउथ एशिया का पार्ट नहीं है, पर इट इज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेयर, बुक में लिखा हुआ है। हमारे भी ट्रेड डिस्प्यूट चलते हैं चाइना के साथ, और आपको पता ही होगा कि हर कंट्री का किसी न किसी तरह से ट्रेड से रिलेटेड चाइना से है ही रिलेशन। तो अब इसके फीचर्स देखते हैं। तो नॉर्थ में है हिमालयाज़ है, माइटी हिमालयस है, मतलब बड़े बड़े हिमालय हैं नॉर्थ में।
और साउथ में 3 सीज़ है, जो कि एक है अरेबियन सी और एक बे ऑफ बंगाल और एक इंडियन ओशन। और ये इंसुलेटेड है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट से ये इंसुलेटेड है। और इस कारण यहाँ लिंग्विस्टिक कल्चर डिफरेंसेस है। आपने देखा होगा इंडिया का कल्चर अलग है, पाकिस्तान का कल्चर अलग है, श्रीलंका का कल्चर अलग है, फूड प्रैक्टिसेस अलग है, वहाँ के लैंग्वेज अलग है। तो यह जो है इतने अलग अलग डिफरेंसेस कहाँ से आई है यहाँ आपके लिए, बिकॉज ऑफ इंसुलरिटी। ये जो है जो आपस में ईस्ट और वेस्ट में जो है कल्चर इंसुलर, ईस्ट और वेस्ट रीजन जो है वो इंसुलर होगा, जिस कारण से इतने सारे कल्चरल डिफरेंसेस आएंगे। कोई पहाड़ी इलाका है, कोई कोस्टल एरिया है, कोई प्लेन एरिया है, तो बहुत सारे रीज़न के वजह से भी जो कल्चरल है डिफरेंसेस वो है आते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द फीचर ऑफ द साउथ एशिया। तो हम देखेंगे कि जो बाउंड्री जो है इस एरिया की सही से नहीं डली हुई है, जिस कारण अभी हाल में इंडिया और चाइना का भी हुआ था और इससे पहले पाकिस्तान साथ भी हुआ था। तो बाउंड्री जो है सही से नहीं डली हुई है, इस कारण ऐसा होता है। नॉर्थ और साउथ की बाउंड्री जो है ठीक से डली हुई है, लेकिन ईस्ट और वेस्ट की जो है बाउंड्री सही से नहीं डली हुई है। तो इन 7 कंट्री जो है साउथ एशिया की, यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ है, बहुत तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं, बट स्टिल वी कैन से ये एक जियो पॉलिटिक्स फॉर्म करती है। तो हम देखें तो ये बहुत मेजर एरिया कंज्यूम करती है फ्रॉम ज्योग्राफी। अर्थ का ये जो है मेजर एरिया कंज्यूम करती है, एंड दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑल्सो। अब इसके डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि इन कंट्री में अंदर कैसे चलता है, मिलिट्री रूल चलता है कि डेमोक्रेसी चलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडिया और श्रीलंका के बारे में। जब से ये जो 2 कंट्री है इंडिया और श्रीलंका, इन्हें 1947 में आज़ादी मिली, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी सक्सेसफुल रहा है। और वही पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करेंगे तो यहाँ सिविलियन और मिलिट्री रूल ये जो है दोनों आता जाता रहता है। यहाँ कभी डेमोक्रेसी और कभी मिलिट्री रूल आता जाता रहता है, तो ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कब आता है, जब बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ वहाँ पर रूल करते हैं, तब उसके बाद फिर 1919 में मिलिट्री रूल आ जाता है। ये हम डिटेल में द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान में पढ़ेंगे। अब हम बताने वाले हैं नेपाल के बारे में। तो हम नेपाल के बारे में पढ़ेंगे कि नेपाल में क्या होता है। 2006 में एक पॉपुलर अपराइजिंग होता है, जिसमें रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी रिड्यूस द किंग टू ए नॉमिनल पोजीशन। पहले ये मोनार्की होती है, फिर लोग प्रोटेस्ट करते हैं और ये फिर नॉमिनल मोनार्की बन जाती है। ठीक है, तो लोग अब और ज़्यादा हमारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं टू मेक इट फुली डेमोक्रेटिक कंट्री। अब बात करते हैं भूटान की। भूटान जो है इन 7 देश में सबसे छोटा सा देश है। सो इट इज़ ए मोनार्की। अब बात चल रही है कि जो मोनार्की है, सो नाउ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मल्टी पार्टी सिस्टम। सो हम लोग को एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है और जानना है इट इज़ ए मोनार्की बट इट इज़ मूविंग इनटू मल्टी पार्टी सिस्टम, यानी कि डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना चाह रही है। हम एनसीईआरटी के हिसाब से लिखेंगे। अब लास्ट कंट्री क्या हो गई, मालदीव्स। मालदीव जो है ये एक आइलैंड नेशन है और 1968 तक ये सल्तनत चलाती थी, सल्तनत रूल करती थी, मतलब यहाँ सुल्तान थे। और बाद में ये रिपब्लिक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कर दी। और जैसे कि यहाँ इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पीएम के पास सब पावर होती है, तो उसी तरह यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास सब पावर थी, जो कि यूएसए में चलता है। फिर जून 2005 में वोटिंग हुई इसे मल्टी पार्टी सिस्टम बनाने के लिए, एंड इट्स नाउ इट इज़ ए मल्टी पार्टी। सो यहाँ के एक मल्टी पार्टी है एक जो कि बहुत फेमस है, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। सॉरी, पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम बुक में है
वो 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम। तो आप कमेंट सेक्शन में उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम बता सकते हैं जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन भी है और वो बुक में भी इंक्लूड है। तो आइए आप देखते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो हम देखेंगे पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पर कैसी पॉलिटिक्स चलती है, वह क्या ऐसा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। तो जैसे ही पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी तो वहाँ मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल अयूब खान। तो जनरल अयूब खान है, इसको जो फ्रीडम के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है तो ही टुक द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन। पर लोग खुश नहीं थे इनके रूल से, लोग खुश नहीं थे क्योंकि ये मिलिट्री रूल था और जब भी मिलिट्री रूल ये होता है तो इस्टेब्लिश होता है तो बहुत सारा करप्शन होता है, तो लोग डिससेटिस्फाइड थे, तो इनका रूल ख़त्म हो जाता है और इसके बाद फिर भी डेमोक्रेसी नहीं आती है, एक मिलिट्री ही रूल आता है, एक जनरल आता है जिसका नाम है जनरल याह्या खान। तो जनरल याह्या खान के रूल के टाइम में इंडो पाक जो जंग होता है उसमें उसे बांग्लादेश क्राइसिस बोलते हैं, जिसमें कि ईस्ट पाकिस्तान में जो बांग्लादेश बन जाता है वो होता है जनरल याह्या खान के अंडर में। जो बांग्लादेश क्राइसिस होता है इसे कहा जाता है बांग्लादेश क्राइसिस 1971 वॉर इंडिया। तो इसमें ईस्ट पाकिस्तान ख़त्म हो जाता है और एक नई कंट्री बांग्लादेश फॉर्म हो जाती है। तो आपको याद रखना है 1 मार्क क्वेश्चन के लिए कि किसके रूल में ऐसा हुआ था, तो आंसर होगा जनरल याह्या खान। तो उसके बाद बांग्लादेश क्राइसिस के बाद पाकिस्तान में जो है इनका याह्या खान का रूल ख़त्म हो जाता है और यहाँ डेमोक्रेसी आ जाती है और इसमें पहला डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट इलेक्ट होता है अंडर द लीडरशिप ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो कैम टू पावर इन पाकिस्तान फ्रॉम 1971 टू 77। तो जिस तरह इंडिया की इकोनॉमी में प्रभाव पड़ती है उस तरह से पाकिस्तान की भी इकोनॉमी में प्रभाव पड़ती है। तो आप देखें 71 में डेमोक्रेसी आई लेकिन 77 में डेमोक्रेसी हटा दिया गया। तो कितना अनस्टेबल है वहाँ का डेमोक्रेसी। और ये कौन हटाता है? मिलिट्री रूलर आके हटा देता है डेमोक्रेसी और फिर से क्या होता है, एक जनरल जियाउल हक आता है फिर से। कितनी मुश्किल से यहाँ डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई थी लेकिन फिर जियाउल हक आ जाता है और 1977 में मिलिट्री कुक कर लेता है। मिलिट्री कुक मतलब तख्ता पलट कर लेता है और फिर से वहाँ पे मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश कर देता है। तो ऐसे भी डेमोक्रेसी ही चाह रहे थे लोग, वो मिलिट्री रूल पसंद नहीं कर रहे थे। तो फिर से 77 में आया था जो मिलिट्री रूल। तो उसके बाद 1982 में फिर से प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया लोगों की तरफ से और ये फाइनली कंप्लीट हुआ, सक्सेसफुल हुआ 1988 में, जो फिर से बेनज़ीर भुट्टो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट लेकर आते हैं। तो जो बेनज़ीर भुट्टो है ये 1988 में डेमोक्रेसी वहाँ इस्टेब्लिश फिर से हो गई थी और वहाँ पर 2 पार्टी रूल चलने लगी थी। जैसे कि यहाँ बीजेपी कांग्रेस चलती है, वहाँ पे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी और मुस्लिम लीग में टक्कर चलती थी और ये मेनली 10 साल ऐसा डेमोक्रेसी रहा पाकिस्तान में। तो वहाँ 10 साल तक रूल अच्छा खासा चलता है लेकिन फिर से वहाँ पर तख्ता पलट हो जाता है। तो तख्ता पलट कौन करते हैं? एक जनरल मुशर्रफ जो है 2001 में तख्ता पलट करते हैं। वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा देते हैं और अपना रूल इस्टेब्लिश कर देते हैं। तो कौन आते हैं? जनरल परवेज मुशर्रफ रिमूव प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ इन 2001। तो जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वो मिलिट्री कूप करते हैं और वहाँ पर फिर से इलेक्टेड कराते हैं और ख़ुद को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना लेते हैं। ये 2001 में इलेक्शन कराते हैं और ख़ुद को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना देते हैं। बिल्कुल अमेरिका के जैसा वो दिखावे के लिए
डेमोक्रेसी रूल बता रहे थे, लेकिन वो मिलिट्री ही रूल था। वहाँ मिलिट्री ही रूल चल रहा था कि वर्ल्ड को लगे कि यहाँ डेमोक्रेसी चल रहा है, लेकिन वहाँ मिलिट्री ही रूल चल रहा था। वो सिर्फ दिखावा कर रहे थे कि यहाँ पे डेमोक्रेसी चल रहा है। तो हम लोग को यहीं तक फ़िलहाल पढ़ना है जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। तो आइए यहाँ रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले जनरल अयूब खान आए, जिसे लोगों ने पसंद नहीं किया, तो फिर से वहाँ पे जनरल याह्या खान आए, जो कि बांग्लादेश क्राइसिस में ईस्ट पाकिस्तान ख़त्म हो गया और बांग्लादेश बन गया, नया फॉर्म हो गया बांग्लादेश। तो वहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया और फिर उसके बाद वहाँ फाइनली जो डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो गई और जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए, जो कि इलेक्टेड हुए थे। लेकिन 1971 से 77 तक चला डेमोक्रेसी गवर्नमेंट, फिर रिमूव कर दिया गया और जनरल ज़ियाउल हक आए, जो कि 1977 में मिलिट्री कूप कर दिए, डेमोक्रेसी कूप। और वहाँ का प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट फिर लोगों में चलना शुरू हो गया और 1982 में ये फाइनल हो गया। और फिर बेनज़ीर भुट्टो 1988 में आए और डेमोक्रेसी फिर से गवर्नमेंट बन गई। और वहाँ दो पार्टी चलती थी, जैसे कि यहाँ बीजेपी कांग्रेस चलती थी, उस हिसाब से वहाँ पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी और मुस्लिम लीग पार्टी चलती थी। और 10 साल तक वहाँ अच्छे से रूल हुआ। उसके बाद फिर परवेज़ मुशर्रफ आए और मिलिट्री कूप कर दिए, मतलब तख्ता पलट कर दिए और डेमोक्रेसी हटा दिए और वहाँ पे फिर से रूल करने लगे, मिलिट्री रूल होना शुरू हो गया। लेकिन इलेक्शन करा के खुद को प्रेसिडेंट बना दिए और दुनिया को दिखा दिए कि यहाँ डेमोक्रेसी चल रही है, सिर्फ दिखावा के लिए। लेकिन वहाँ डेमोक्रेसी नहीं चल रही थी, वो सिर्फ दिखावा कर रहे थे दुनिया को। जैसे कि अमेरिका में प्रेसिडेंट रूल करता है, उस हिसाब से पाकिस्तान में भी प्रेसिडेंट रूल कर रहा है, लेकिन वो मिलिट्री रूल चल रहा था।